बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ अली रज़ा एंड वेलकम टू पेन ग्रेविटी। इस लेक्चर के अंदर करेंगे जो हमारा टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल्स का एनालिसिस विद प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड टुडे इज़ 4 नवंबर 2024। ये है बेटा जो आपका टुडे डॉन न्यूज़पेपर उसके एडिटोरियल्स और ओपिनियंस वाला पेज। और इस लेक्चर के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 1, 2 एंड 3। ये तीनों के तीनों जो एडिटोरियल्स हैं इनका एनालिसिस करूंगा जिस तरीके से हम लोग डेली करते हैं। बाकी आपका ये वाला जो ओपिनियंस वाला पोर्शन है ये रह गया। इसके अंदर जो 1, 2, 3 एंड 4 इसी तरीके से इन चारों ओपिनियंस का एनालिसिस भी करके ये लेक्चर आपको डिलीवर किया जाएगा। बट अगर आप लोग ये ओपिनियन का लेक्चर सुनना चाहते हैं तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होगी। तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इसके ऊपर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं फॉर ओपिनियन एनालिसिस। और ये कंटिन्यू है फ्रॉम जनवरी 2024 से ऑनवर्ड्स। सारे महीनों को ये वाले लेक्चर्स अवेलेबल हैं, रिकॉर्डेड पड़े हैं, आप सुन सकते हैं। फोकल पर्सन से रब्ता करके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और ये नवंबर का हमारा सेशन जो है ये तो कंटिन्यू है ही। बाकी यहाँ पर आगे जब हम चलते हैं तो इसमें जो नए स्टूडेंट्स हैं वो जरा इस चीज को सुनने के वेयर वी यूज इट। और जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो जाके डिस्क्रिप्शन के अंदर जाएं। डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है इस चैनल डिस्क्रिप्शन के अंदर हम लोगों ने इसके क्या कर दिए हैं, चैप्टर्स बना दिए हैं। तीन एडिटोरियल्स हैं, 3 चैप्टर्स बने हुए हैं। पीडीएफ का लिंक भी है, आप उसको वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप जाके सुनना शुरू कर दें। और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता देता हूं कि बेटा ये आपकी हेल्प कहाँ करेगा। इंग्लिश एसे के अंदर हेल्प करेगा, करंट अफेयर्स के अंदर आपकी हेल्प करेगा, पाकिस्तान अफेयर्स में आपकी हेल्प करेगा, सोशल साइंसेज के जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जैसे आईआर है, पॉलिटिकल साइंस है, इंडो पाक हिस्ट्री है, यूएसए हिस्ट्री है, इंटरनेशनल रिलेशंस है। जस्ट लाइक दिस जो सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट्स हैं उनके जो जनरल कैटेगरी के एरियाज हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आपके कवर हो जाएंगे। क्रिटिकल अप्रोच आपकी डेवलप करेगा और साथ में करेगा आपकी आर्गूमेंट बिल्डिंग भी, अप्रोच भी जो है उसको भी डेवलप करेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली आप लोग आराम से इन एडिटोरियल और ओपिनियंस के लेक्चर से ये दोनों पेपर तो जैसे भी राइटर पूछ ले आप पास कर लेंगे। बिकॉज पाकिस्तान अफेयर का पेपर भी जो बीबी जो सीएसएस के अंदर आता है उसमें से तकरीबन जो हाफ से ज्यादा है वो करंट अफेयर से रिलेटेड ही होता है। ठीक है ना। बाकी बेटा ये पेपर बड़ा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश ऐसे का। तो इंग्लिश ऐसे में ये है कि डाटा तो हम यहाँ से आपको डिस्कस करके मुख्तलिफ एंगल्स में प्रोवाइड कर देंगे। बाकी आपने राइटिंग प्रैक्टिस जो है ना वो करनी है। और उसके लिए भी हम लोगों ने एक प्रॉपर जो है अपना सेशन शुरू किया हुआ है जिसके अंदर आपको सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस ही करवाई जाती है। आपको टॉपिक दिया जाता है, आप उसको लिखते हैं, हमें पुट अप करते हैं, टीचर उसको चेक करता है और उसके बाद टीचर आपको उसको वापस भेजता है और साथ में एक रिकॉर्डेड फीडबैक भी भेजता है जिसमें वो आपको बताता है कि ये मिस्टेक्स आपने की हैं और इसको आप कैसे सही कर सकते हैं। तो इस सेशन को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ये कंटिन्यू है। बाकी ये जो करंट ग्लोबल इश्यूज हैं इसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। ये स्लाइड्स आपने रोक के पढ़ लेनी है इन द सेम फैशन। ये आपके नेशनल इश्यूज हैं, ये मेन नेशनल इश्यूज ये भी आपने पढ़ लेने। तो शुरू करते हैं जी। डिसरिगार्डिंग सीसीआई। अब इस ओपिनियन के अंदर मैं अगर आपको बात करूं तो बेटा वो आपके साथ क्या डिस्कस करेगा। पहले नंबर पे मैं आपके साथ इसका क्रक्स डिस्कस कर दूंगा, दूसरे नंबर पर सारी डिटेल डिस्कस कर दूंगा और तीसरे नंबर पर पेपर में कहां डाटा ये इस्तेमाल होगा वो आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो सीसीआई, व्हाट इज सीसीआई? सीसीआई जो है कॉमन काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। तो बेसिकली ये जो ओपिनियन है वैसे तो बड़ा प्यारा एडिटोरियल है, बड़ा अच्छा उन्होंने लिखा है। ठीक है, और ये एक पॉजिटिव इमेज जो है वो भी आपके सामने लेकर आएगा और पाकिस्तान के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो मिसमैनेजमेंट हो रही है वो भी आपके सामने लेकर आएगा। बाहर क्रक्स इसका ये है कि इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसके अंदर जब 18th अमेंडमेंट की जाती है तो उसके बाद काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बनाई जाती है। और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का मकसद ये होता है कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन दोनों के दरमियान अगर किसी मामले को लेकर, किसी पॉलिसी को लेकर या किसी लॉ को लेकर या किसी चीज को लेकर इन दोनों के दरमियान जो है डिफरेंस पैदा होता है, कोई लड़ाई झगड़ा बन जाता है या किसी बात के ऊपर दोनों आमादा नहीं होते, या प्रोविंस देखता है कि फेडरल गवर्नमेंट ने कोई ऐसा काम किया है जिससे मेरे जो राइट्स की वायलेशन हो रही है, तो फिर प्रोविंस क्या करता है, सीसीआई को कहता है कि जनाब यार एक मीटिंग रखें।
तो सीसीआई क्या करती है, फिर सीसीआई के अंदर यानी कि वो अपना इशू लेकर जाता है, सीसीआई फिर एक मीटिंग रखती है और उस मीटिंग के अंदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट वाले सारे आते हैं और उस चीज को डिस्कस किया जाता है। तो आप सादा अल्फाज में ये कह सकते हैं कि जो सीसीआई है, कॉमन काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, इसका मकसद ये है कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान किसी किस्म का भी लड़ाई झगड़ा ना हो। अगर फेडरल गवर्नमेंट समझती है प्रोविंस ने कोई मेरे साथ ज्यादती की है, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट समझती है कि फेडरल गवर्नमेंट ने मेरे साथ ज्यादती की है, तो सीसीआई उन दोनों को बैठाकर उनका मसला हल करवा देती है। और अगर सिंपल कर दूं तो आप ये समझ लें ये अब्बू जी हैं और ये बड़ा भाई है और ये छोटा भाई है, ठीक है। और छोटे भाई और बड़े भाई के दरमियान अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो छोटा भाई अब्बू को कह सकता है कि बड़े भाई ने मेरे साथ ज्यादती की है, तो अब्बू भाई जो है छोटे और बड़े दोनों को बुलाएंगे और बैठकर बैठाएंगे और बात का जो है डिस्कशन करेंगे और फिर फैसला करेंगे। अगर छोटे भाई के साथ ज्यादती हुई है तो बड़े भाई को कहेंगे तुमने ज्यादती की है और उससे उसको रोकेंगे। तो ये इस नेचर का ये है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि इसको बनाया क्यों गया है। इसको बनाया इसलिए गया है क्योंकि 18th जब अब फिर वो डिटेल में आ जाएगा, वो मैं आगे जाकर सारा डिस्कस कर दूंगा। तो बेसिकली यहां पर इस एडिटोरियल के अंदर सीसीआई काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट आपके सामने जो है इसका बनाने का मकसद, इसका काम करने का मकसद, और ये काम कर रही है ये नहीं कर रही, अगर नहीं कर रही तो क्यों नहीं कर रही, तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे। और पेपर पर्सपेक्टिव में जब आप इसको लेकर जाएंगे तो वो इकोनॉमी को भी टच करेगा, अपना फेडरल गवर्नमेंट को भी टच करेगा, डेमोक्रेसी को भी टच करेगा, एंड मैनी अदर थिंग्स, सारी की सारी ये कवर कर जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो बेटा इससे पहले कि मैं इसको डिटेल में शुरू करूं, पहले आपको ना एक चीज समझनी पड़ेगी। वो चीज ये है कि पाकिस्तान के अंदर कितनी किस्म की गवर्नमेंट्स काम कर रही हैं। तो सबसे पहले है फेडरल गवर्नमेंट जिसको हम वफाकी हुकूमत कहते हैं, दूसरी है आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिसको हम लोग क्या कहते हैं आपकी सूबाई गवर्नमेंट जो कि सूबों के अंदर है ये वाली, और तीसरी है लोकल गवर्नमेंट जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर होती है, जिसको आप लोग अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, तहसील लेवल के ऊपर, यूनियन काउंसिल के लेवल के ऊपर, तो ये होती है आपकी लोकल गवर्नमेंट। इसके आपको पता है अलहदा से इलेक्शंस होते हैं, इसके और इसके इलेक्शंस अक्सर इकट्ठे ही होते हैं। तो यहाँ पर जो रिकमेंड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली कहते हैं, एमएनएस कहते हैं। यहाँ पर जो रिकमेंड होते हैं मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज, यहाँ पर जो रिकमेंड होते हैं उनको हम जो क्या कहते हैं नाज़िम कह देते हैं, ठीक है, नाज़िम वगैरह कहते हैं, चेयरमैन कहते हैं। और इसके अलावा आप लोग वाइस काउंसलर, वाइस नायब नाज़िम, इस तरह की जो आपके गली मोहल्लों में ये सारी की चीजें आपने अक्सर सुने होंगे। तो ये है पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट्स जो हैं वो बनी हुई है। अब इससे यहां से ही अब आप लोग आगे सुन लें बेटा। इस जब 18th अमेंडमेंट हुई है ना पाकिस्तान के अंदर 2010 के अंदर हुई है, तो इससे पहले जो पावर थी ना वो सारी इसके पास थी। इसके पास थी जो आपकी ये फेडरल गवर्नमेंट है, सारी की सारी इसके पावर, इसके पास बहुत ज्यादा पावर थी। तो उस पावर का नुकसान क्या हो रहा था कि ये वाले जो है ना इनके पास कुछ भी नहीं था, बराए नाम थे। तो 18th अमेंडमेंट वैसे तो बहुत बड़ी अमेंडमेंट है, लेकिन इसके अंदर एक बड़ा काम ये भी किया गया कि फेडरल गवर्नमेंट से पावर जो है वो लेकर फेडरल गवर्नमेंट से वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को देगी, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को कहा गया आगे इसको ट्रांसफर करो लोकल गवर्नमेंट्स को। मतलब क्या है कि पावर को नीचे तक डिवाइड किया गया, तकसीम किया गया, ठीक है ना, नीचे तक बांटा गया। तो ये एक 18th अमेंडमेंट में काम हुआ। अब इसके आगे बनती है, इसी 18th अमेंडमेंट में सीसीआई काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बनती है। और इस सीसीआई का मतलब मकसद ये था कि जब ये हम लोग कहेंगे कि फेडरल गवर्नमेंट से पावर डिवाइड करो नीचे प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, तो फेडरल जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पावर दे तो देगी, मगर प्रैक्टिस में क्या करेगी, तो क्या हकीकत में भी वो पावर देगी या बस कागजों में देगी। तो हकीकत में पावर देना और कागजों में देना, देयर इज अ डिफरेंस, बड़ा डिफरेंस होता है। इट इज जस्ट लाइक थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, तो डिफरेंस तो होता है ना। तो इस चीज को सामने रखते हुए कि ये लॉ बनने के बावजूद अगर किसी जगह पर फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट के राइट्स की वायलेशन करती है, तो हम लोग एक इस तरह की बॉडी बनाते हैं काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। तो जो सूबाई गवर्नमेंट है वो इससे राब्ता कर सकती है, इसको जाके कह सकती है
कि मेरे साथ ये ज्यादती हुई है, तो फिर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट उस चीज को देखेगी और फेडरल गवर्नमेंट के साथ जो है वो चेकआउट करेगी सारे के सारे। और ये था इसका बनाने का मकसद। ठीक है, अब इसी ये जो मैंने आपके साथ बातें की हैं, इसको एज ए जड़, एज ए बेस इस्तेमाल करते हुए हम आगे चलते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। वैसे तो यही बातें थी, जिस तरह मैंने बताया 18वीं अमेंडमेंट के बाद काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बनती है और इसके अंदर क्या किया जाता है, सारे आकर बैठते हैं। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि 18वीं अमेंडमेंट को लेकर भी कई लोग पाकिस्तान के अंदर कोशिश कर रहे हैं कि इस अमेंडमेंट को ही खत्म कर दिया जाए। अब अगर इसके ऊपर मैं बोलना शुरू कर दूं तो वो कौन लोग हैं, ये एक अलग से डिबेट है। तो कई लोग तो इससे भी राजी नहीं है कि प्रोविंसेस को जो है पावर्स दे दी गई हैं और सेंटर जो है वो अभी भी चाहते हैं कि सेंटर ही डोमिनेट करे जिस तरह पहले डोमिनेट करता था। चलें ये भी बता देता हूं, यहाँ पर वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जैसे फेडरल है और प्रोविंशियल है। अब मैं यहाँ पर आपको ये बताने लगा हूं कि ये कौन से लोग हैं जो चाहते हैं कि रोल बैक हो जाए अमेंडमेंट्स। तो इसमें बेटा फेडरल गवर्नमेंट के पास होता है नेशनल फाइनेंस एनएफसी, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो जितना पैसा कमाती है उसमें से उसने सूबों को भी कुछ शेयर देना होता है। तो इस 18th अमेंडमेंट के बाद जो है जब वो सूबों को काफी ज्यादा पैसे दे देती है तो उसके अपने पास थोड़े पैसे रह जाते हैं। जब अपने पास थोड़े पैसे रह जाते हैं तो उनमें से उसने आईएमएफ का जो है कर्जा भी उतारना है, बाकी मुल्क भी चलाना है। तो वो पैसों में फिर सबसे बड़ा जो हकदार होता है वो आपकी है आर्मी स्टैब्लिशमेंट। तो अक्सर फिर क्या होता है, डिफेंस का बजट जो होता है वो इतना बढ़ नहीं पाता। ये कोशिश तो करते हैं इसको बढ़ाया जाए, लेकिन जब फेडरल को कहते हैं तो वो कहते हैं मेरे पास तो बचे ही इतने हैं, मैं क्या करूं, सारे तो मैंने सूबों में बांट दिए हैं, तो लिहाजा मैं आपका बजट नहीं बढ़ा सकता। तो भी इनको काफी मुश्किलात का सामना है। तो ये चाह रहे हैं कि बेसिकली ये खत्म ही हो जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा फेडरल गवर्नमेंट के पास पैसा रहे और हमारा बजट जो है वो हम अपनी मर्जी से बढ़ा लें। तो ये दे आर ट्राइंग टू रोल बैक दिस 18th अमेंडमेंट। बहरहाल वो एक अलग डिस्कशन है, हल्का सा आपको मैंने बता दिया है। अब हमारा मेन कंसर्न है यहाँ पर सीसीआई। तो सीसीआई के पास पावर्स हैं कि वो डिसाइड करे, फार्मूलेट करे, रेगुलेट करे पुलिसिस को। ठीक है ना। और यहाँ पर ये भी बता देता हूँ, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है वो इकोनॉमी के ऊपर इसका एक बड़ा मेन समझ लें ये काउंसिल थी। इकोनॉमी को लेकर जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे वो इसका फैसला यही करती थी। लेकिन अब जो है इन्होंने वो एक और बना दिया ISFC, इंटर सर्विसेज, इस तरह से मेरे जेहन में नाम नहीं आ रहा, वो वाली काउंसिल बनाई हुई है। अब ज्यादातर वो पावर में है। बाहर तो इसका काम है कि सेंटर और प्रोविंस के दरमियान जो है मामलात को तय करना। ठीक है ना। और जिस तरह के इस हिस्सा है इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी, आगे जाकर डिस्कस करता हूं मैं। तो इसका एक मामला खराब हुआ था, इसके ऊपर भी फिर कहा गया। तो ये मामले ये करती कैसे है, ये इस तरह से करती है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट कि जब भी कोई क्लैश आता है तो वो ये मीटिंग कॉल करती है। वैसे भी इसकी मीटिंग जो है 90 दिन के अंदर अंदर जो है वैसे होती रहती है, लेकिन राइटर यहाँ पर कहता है कि कभी भी 90 दिन के अंदर मीटिंग्स नहीं हो रही, मीटिंग्स तो डिले किया जा रहा है। जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैं वो मीटिंग्स को डिले कर रहे हैं, नहीं करवा रहे, यानी कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को क्या कर रहे हैं, वीक कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की जो 18वीं अमेंडमेंट थी उसको नहीं मान रहे। ठीक है ना। कई सूबे जो है उन्होंने कई दफा अप्रोच किया है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग करवाई जाए, मुख्तलिफ उनके इश्यूज है मगर ये काम नहीं करवाया जा रहा। और 20 दफा ये वायलेशन हुई है पिछले 14 साल के अंदर। और अभी जो है वो कहता है जब से ये गवर्नमेंट बनी है एक भी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग नहीं हुई, बल्कि हालांकि ये 90 दिन के अंदर होनी थी। अब यहाँ पर अगर मैं बात कर दूं कि यहाँ पर अगर जो मीटिंग होती 90 दिन के अंदर अंदर, तो केपेकी के साथ जो गवर्नमेंट का लड़ाई झगड़ा है क्या वो कम ना होता, बैठकर बात ना हो जाती? बिल्कुल हो जाती। तो सिर्फ कहता है 2 काउंसिल ऑफ कॉमन ट्रस्ट की मीटिंग्स हुई हैं 34 मंथ के अंदर, हालांकि 3 मंथ के अंदर जो है राइटर ने कहा है कि मीटिंग होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि प्रोविंस और जो फेडरल गवर्नमेंट है उनके दरमियान जो मामलात हैं उनको सही करने के लिए जो हमारे पास एक ऑप्शन है पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा। आगे आ जाए तो काउंसिल ऑफ कॉमन ट्रस्ट की जो मीटिंग्स है इनके सामने हमारे सामने फेलियर आ रहा है, इसको हम लोग सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। तो इसमें क्या है, जो डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग है वो खराब हुई है। डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग का मतलब ये है कि जब मीटिंग होगी तो जहां पर फेडरल गवर्नमेंट वाले भी आकर बैठेंगे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाले भी आकर बैठेंगे, तो सारे वो आपस में मिलकर मुख्तलिफ चीजों के ऊपर फैसले करेंगे। तो फिर अल्टीमेटली मिलजुल कर फैसले करेंगे ना। लेकिन जब ये मीटिंग कॉल्स नहीं होती तो सारे अपनी अपनी मर्जी करते हैं। ठीक है। और यहाँ पर वो कहता है कि सेंटर ने कई ऐसे फैसले किए हैं जिनसे प्रोविंसेस जो है वो डिस्टर्ब है।
शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट के अंदर दो ऐसे फैसले हुए हैं। नंबर 1 फैसला कौन सा हुआ है, दो ऐसे फैसले हुए हैं फेडरल गवर्नमेंट के जिसकी वजह से सिंध नाराज है। नंबर 1 है इरसा का लॉ, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी का लॉ, वो चेंज किया है। नंबर 2 है चोलिस्तान कैनाल प्रोजेक्ट, उसके ऊपर इन दोनों के ऊपर जो है ऑब्जेक्शन है, किसको, सिंध को, ठीक है। और सिंध इन दोनों चीजों के ऊपर ऑब्जेक्शन है, और इन दोनों तीनों चीजों को जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने क्या किया है, डील किया है, उसने ये चेंजेस की हैं, ठीक है। तो अब सिंध चाह रहा है कि सीसीआई का मीटिंग हो ताकि मैं इन दोनों चीजों को वहां पर डिस्कस करूं, लेकिन मीटिंग नहीं हो पा रही। अब इरसा लॉ क्या है, इरसा बेसिकली इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी है। इसको समझने से पहले आपको इंडस वाटर ट्रीटी का पता होना चाहिए। तो इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, बेसिकली इंडस वाटर ट्रीटी आपने यहां से पढ़ लेना है। इसका सादा अल्फाज में यही है कि 6 दरिया थे, तो इंडस वाटर ट्रीटी के बाद क्या हो जाता है कि जो ईस्टर्न है, सॉरी वेस्टर्न वाले हैं जो पाकिस्तान के पास हैं, जिसमें इंदस है, जेहलम है और चिनाब है, ये पाकिस्तान को दे दिए तीनों, और ये तीनों जो हैं ये किसको दे दिए, इंडिया को दे दिए, इनके ऊपर इसका राइट है। ये इंडस वाटर ट्रीटी है, 1960 के अंदर होता है, ये आपने स्लाइड पढ़ लेनी है। अब जब ये तीनों दरिया पाकिस्तान के हिस्से में आ जाते हैं, अब आगे मसला आता है कि इन दरियाओं का जो पानी है, जो वाटर है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसको बांटना है बिटवीन प्रोविंसेस, और प्रोविंसेस के दरमियान बांटने के लिए इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी बनाई गई। अब ये इंडस रिवर सिस्टम 1992 के अंदर बनाई गई। अब ये इस काम के लिए बनाई गई है कि सूबों के दरमियान पानी को अच्छे तरीके से बांट सके। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसका जो लॉ है उसके अंदर थोड़ी सी चेंज की है, इसको इस तरीके से, इसके जो बोर्ड के मेंबर्स हैं, हम लोगों ने एक ओपिनियन भी डिस्कस किया था, उनको इस तरीके से बनाया है कि फेडरल गवर्नमेंट की ज्यादा बात सुनी जा सके। तो इसके ऊपर जो है सिंध को तराज है। इन द सेम फैशन जो चोलिस्तान वाली कनाल है, वहां पर भी पानी को लेकर सिंध वालों का इतराज है। दोनों केसेस के अंदर क्या है, इन दोनों केसेस के अंदर फेडरल गवर्नमेंट ने यूनिलेटरल डिसीजन लिया, अकेले ने फैसला कर लिया। क्यों फैसला किया है जी, जो मिलिट्री वालों ने ग्रीन इनिशिएटिव शुरू किया था उसको फैसिलिटेट करने के लिए। अब ये मिलिट्री का ग्रीन इनिशिएटिव क्या है, तो जनाबी अली मिलिट्री वालों ने ये ग्रीन एक इनिशिएटिव शुरू किया, और इस इनिशिएटिव को आप यहां से पढ़ सकते हैं सारे का सारा। और इसमें सादा सा बात ये थी कि जनाब अब फौजी जो है वो फसलें उगाएंगे, फौजी जो हैं वो क्या करेंगे, फसलें उगाएंगे। कि पाकिस्तान की आर्मी वैसे तो कहा जी फार्मर्स की हेल्प करेगी, फार्मर्स की हेल्प नहीं, सीधी सी बात है, एक जमीन ली सरकारी बहुत बड़ा रकबा, अब उसके ऊपर जो फौजी है वो क्या करेंगे, फसलें उगाएंगे। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव इसका नाम है। तो जब उन्होंने फसलें उगानी है तो फसलों को पानी चाहिए, और उनको पानी प्रोवाइड करने के लिए जो फैसले किए गए, चोलिस्तान वाला कनाल वाला और दूसरा इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी का जो लॉ की वायलेशन की गई, तो वो फेडरल गवर्नमेंट ने इनको बेनिफिट देने के लिए की गई, जिस पर सिंध जो है वो नाराज है, और सिंध की रीजन भी वैलिड है, ठीक है। और उसने कई दफा कोशिश की है कि सीसीआई जो है इसके अंदर अपना शामिल हो और इस चीज को डिस्कस करे, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट जो है वो डरती है कि अगर सीसीआई बीच में आ गई तो ये दोनों के दोनों जो प्रोजेक्ट है वो इसको रिजेक्ट कर देगी, ठीक है ना। तो बहरहाल इस ये काम करने से जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने क्या किया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसने वो जो है गलत किया है। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि कोई भी मामला हो मिलजुल कर जो है उसको हल करने की जरूरत है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने अपनी पावर जो है उसको सुप्रीम समझा हुआ है और वो उसकी वायलेशंस कर रही है। तो बेटा पेपर पर्सपेक्टिव में अगर आप इसको देखें तो देखिए, अब आपका जो प्रोविंसेस के दरमियान वाटर का है इशू वो आ गया, फिर इसके अंदर ग्रीन इनिशिएटिव जो है आर्मी का वो आ गया, 18th अमेंडमेंट के अंदर सीसीआई बनी, सीसीआई क्या है ये आ गया, फेडरल और प्रोविंशियल लेवल के ऊपर किस तरह से काम करती है ये चीजें भी आ गई। तो ये सारी की सारी चीजें यू कैन डिस्कस दैम इन इकोनॉमी, इन पॉलिटिक्स, इन डेमोक्रेसी, इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, और सबसे बढ़कर फूड सिक्योरिटी और इन दिस वाटर ट्रीटी, जस्ट लाइक दिस यू कैन यूज देम इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव, जहां जहां भी राइट आपका एग्जामिनर आपसे पूछता है। सीज फायर के बारे में बात करें, क्या कहता है राइटर, सादा एंड टू द पॉइंट बात यह है कि बच्चे गजा की और लबनान की, गजा और लबनान के अंदर जो इसराइल है वो बम्बारमेंट कर रहा है, तो यूएसए इसको सपोर्ट कर रहा है, और साथ में यूएसए कहता है मैं सीज फायर की भी कोशिश कर रहा हूं। तो राइटर इसके अंदर ये कहता है कि ये जो तुम सीज फायर की बात करते हो ना, बेसिकली ये गलत है, हमें झूठ बोलते हो। किसको कह रहा है, यूएसए को। तुम ये क्या करते हो, झूठ बोलते हो। अगर तुमने सीज फायर करवाना हो तो एक तरफ तो तुम उनको फंड करते हो, पैसे पैसे सपोर्ट करते हो, उनको आर्मिंग करते हो, यानी कि उनको वेपन्स देते हो, ठीक है, उनकी सपोर्ट करते हो, तो दूसरी तरफ तुम कहते हो मैं सीज फायर करवा रहा हूँ। गलत बात है, ऐसी कोई बात नहीं है, बस इतनी सी बात करता है। तो इसराइल के केस को लेकर वो कहता है कि अमेरिका जो है वो कहता है मैं लेबनान के अंदर कोशिश कर रहा हूँ कि सीज फायर करवाया जा सके,
और लेकिन हिजबुल्ला के जो नए लीडर हैं शेख नईम कासमी, वो कहते हैं कि यूएसए गलत कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। यूएसए बस दुनिया को दिखाने के लिए सीज फायर की बातें करता है, वरना वो क्या कर रहा है, इसराइल को फंडिंग कर रहा है। बहरहाल राइटर कहता है गजा और लबनान के अंदर इसराइल जो है इस वक्त फेल हो चुका है हमास और हिजबुल्ला को। हमास आपको पता है गजा के अंदर है और हिजबुल्ला जो है वो लबनान के अंदर है। तो इन दोनों को वो कहता है हराने में नाकाम हो चुका है। हालांकि इसराइल को सपोर्ट है, जो यूरोपियन सपोर्टर्स हैं उनके, दुनिया की बड़ी अच्छी मिलिट्री उनके पास है, सुपर पावर्स है, तो इस उनके सपोर्ट होने के बावजूद उनको डिफीट नहीं कर पाया। तो बहरहाल यही एक बात थी कि सीज फाइन नहीं करता, डबल स्टैंडर्ड अपने दिखाता है। एक तरफ कहता है मैं सीज फायर करवा रहा हूँ, दूसरी तरफ इसराइल को वेपन्स भी देता है, इसराइल को पैसा भी देता है, इस जंग में सपोर्ट भी करता है। ठीक हो गया जी। बाकी आज का एक ओपिनियन है जिसके अंदर राइटर जो है इस चीज़ को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने जा रहा है कि लेबनान के अंदर क्या हो रहा है। डिफीटिंग टीबी, टीबी आपने लफ्ज़ सुना ही होगा, बीमारी का नाम है, ट्यूबरकुलोसिस इसको कहा जाता है। तो हेल्थ का इशू है बेटा, हेल्थ में वो आपके साथ टीबी को डिस्कस करेगा कि इसको किस तरीके से हराया जा सकता है। तो सादी सी बात है, कहता है पाकिस्तान जो है 5वें नंबर पर है दुनिया में जिसके सबसे ज़्यादा केसेस हैं। 2023 के अंदर वो कहता है 10.8 मिलियन लोग जो थे उनको टीबी हुआ था, जिनमें से 1.25 जो है वो डेथ हो चुकी थी उनकी। ठीक है ना। और ये ज़्यादातर वो कहता है जिस तरह मैंने आपको पिक्चर में दिखाया, ये हवा से फेफड़ों को ख़राब करता है, तो एयर से ये फैलता है। और वो लोग जिनको डायबिटीज़ है, यानी कि शुगर है, या उनका इम्यून सिस्टम, डिफेंस सिस्टम कमज़ोर होता है, तो उनको ये ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। ठीक है। और ख़ास तौर पर जो माल न्यूट्रिशन होते हैं, माल न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है जो इनके पास जो है वो वाले लोग जो मतवाजन खुराक नहीं खाते। फॉर एग्जाम्पल 10 साल का बच्चा है लेकिन खाना वो इतना अच्छा नहीं खा रहा होता, तो देखने को 5 साल का लगता है, इसे माल न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक हो गया। तो पाकिस्तान में कहता है वैसे ही बहुत ज़्यादा बच्चे हैं जो माल न्यूट्रिशन का शिकार हैं, तो उनको ये अटैक करेगा। इन द सेम फैशन जो लोग तंबाकू और अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं उनको ये टारगेट करेगा। और इसके अलावा हमारे पाकिस्तान के अंदर लोग अक्सर जो डॉक्टर की बातें कम सुनते हैं और नीम हकीम जो लोग हैं उनकी बातें ज़्यादा सुनते हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादा जो है डेंजरस है पाकिस्तानियों के लिए। तो अब क्या किया जा सकता है, कहता है कुछ स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, जैसे कि अपना खाना पीना अच्छा करें, हाइजीन खाना पीना अच्छा करें, साफ सुथरे रहें, ये सारे काम करें। वेंटिलाइजेशन करें, वेंटिलेशन का इंतज़ाम करें कि आपके घर ऐसे हों कि वहाँ पर ताज़ा हवा आती रहे, क्योंकि टीबी जो है वो गंदी हवा से फैलता है। वैक्सीन जो है वो लोगों को लगाएं इसकी। ठीक है ना। और जिन लोगों को में टीबी डायग्नोज हो जाता है उनको अच्छे तरीके से मेडिकेशन उनकी करें, जिस तरह से डॉक्टर्स कहते हैं। लोगों के अंदर एक पब्लिक अवेयरनेस पैदा करें टीबी के बारे में, ताकि लोग इससे बच सकें। और साथ साथ वैक्सीनेशन जो है, कहता है वैक्सीनेशन कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं, और प्रॉपर जिनके पास जिनमें ये हाईलाइट निकलता है, डायग्नोज होता है, उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यही हल है, उसके अलावा कोई हल नहीं। तो ये राइटर इस एडिटोरियल के अंदर हेल्थ को लेकर और टीबी को लेकर आपके साथ डिस्कस करता है। बाकी बेटा ये व्हाट्सअप नंबर है, कोई भी इशू हो आप फोकल पर्सन के साथ डिस्कस कर सकते हैं। और बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपको ये ओपिनियंस जो हैं ये ज़रूर सुनने चाहिए, बिकॉज ये ना तो आपको किताबों में मिलने वाले हैं और ना ही आपको ये नोट्स के अंदर मिलने वाले हैं। ये करंट चीज़ों के ऊपर लिखे होते हैं और बड़े ही अच्छे अंदाज में ये लिखे होते हैं। आप किसी एक महीने का लें, उसको सुने और समझें, और उसके बाद देखें आप अगर डिफरेंस फील करते हैं देन यू कैन मूव कैरी ऑन। ठीक हो गया। तो ये आप एक बड़ी अच्छी क्रिटिकल अप्रोच जो है डेवलप करेंगे। ठीक है। और साथ में राइटिंग प्रैक्टिस जरूर जो है, बगैर राइटिंग के बेटा CSS नहीं होने वाला, क्योंकि बगैर राइटिंग के ऐसे पास नहीं होगा, और बगैर राइटिंग के जब ऐसे पास नहीं होगा तो समझ लें फिर CSS भी नहीं होगा। तो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।